नमस्कार, पाठशाला में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अनंत त्यागी। यहां सबकी क्लास लगेगी, यहां खबर का हर चैप्टर खुलेगा। आज पाठशाला में क्या खास है ये आपको बताते हैं। राष्ट्रवाद की क्लास का सबसे जरूरी चैप्टर, एक सैनिक के परिवार से सीखने वाली क्लास आज पाठशाला में होगी। जो सेना पर कुछ भी बोलते हैं उनकी क्लास आज पाठशाला में लगेगी। पाठशाला में बताएंगे आपको कि क्या ओमाइक्रॉन पर बूस्टर डोज भी फेल हो जाएगी। बताएंगे आपको कोवैक्सीन वालों को बूस्टर डोज की जरूरत क्या पड़ेगी। और पाठशाला की हिस्ट्री की क्लास में हल्दीघाटी का असली विजेता कौन, ये बताएंगे आपको। सबसे पहले राष्ट्रवाद की क्लास। एक सैनिक के परिवार से कितना कुछ सीखा जा सकता है, इसे आपको आज राष्ट्रवाद की इस जरूरी क्लास में समझना चाहिए। क्योंकि जनरल बिपिन रावत की दोनों बेटियां हों, ब्रिगेडियर लिड्डर की पत्नी और बेटी हो, बल्कि हर शहीद का परिवार हो, इनकी हिम्मत क्या है, इनकी हिम्मत को हमारा सलाम है, इनके धैर्य को हमारा सलाम है। और इसी पर आज बात होगी राष्ट्रवाद की क्लास में। बहुत मुश्किल होता है जब एक साथ माता पिता इस दुनिया से चले जाएं, जब सामने एक साथ माता और पिता की चिता को मुखाग्नि देनी हो। जनरल रावत और उनकी पत्नी मधुलिका की चिता को उनकी दोनों बेटियों ने मुखाग्नि दी। ऐसी परिस्थिति में किसी की भी हिम्मत टूट जाएगी, लेकिन एक सैनिक धैर्य का संस्कार अपने परिवार वालों को सिखा कर जाता है। कितने भी मुश्किल हालात हो, ना तो सैनिक टूटता है और ना ही सैनिक का परिवार टूटता है। सारे जज्बातों को ये अपने सीने में दफन कर लेते हैं। सिर्फ और सिर्फ ये एक बात सोचते हैं कि सिर्फ सैनिक ही नहीं, सैनिक का परिवार भी देश के लिए है। उनके मन में सिर्फ एक भावना होती है कि सैनिक के परिवार के आंसुओं से बड़ा देश के लिए सैनिक का बलिदान होता है। जिस पिता के कंधों पर बैठकर आसमान को छूने का सपना था, उसी उम्र में पिता को कंधा देना। मां का दुलार और पिता का कवच एक साथ उठ जाए तो इंसान सिर्फ टूटता नहीं, बिखर जाता है। रोए भी तो किसके कंधे पर सिर रखकर? न मां है ना ही पिता। जनरल रावत की दोनों बेटियां एक टक ताबूतों को निहारती है। मन तो कर रहा होगा कि शरीर से लिपट कर रोते रहे, लेकिन पिता एक वीर सिपाही है, मां एक फौजी की पत्नी, तो फिर बच्चे इतने कमजोर कैसे होंगे? यही होता है एक फौजी का परिवार, जिसकी जिम्मेदारी जीते जी और वीर गति को प्राप्त करने के बाद भी कम नहीं होती। बेटियों ने भावनाओं के उमड़ते समंदर को थाम लिया। दोनों बहनें बस एक दूसरे का हाथ थामकर स्तब्ध खड़ी रही। जितना धैर्य बिपिन रावत में था, उतनी ही दोनों बेटियों में है। जनरल की बेटियां हैं। बस अंदर का तूफान चेहरे पर नहीं आया, अश्कों का समंदर अपने सीने में दबाए दोनों बेटियों ने मां बाप को अलविदा कह दिया। परिवार का नन्हा चेहरा, जनरल रावत की नातिन की तस्वीर दिल में उतर जाएगी। इस अबोध का आज कुछ बहुत अहम छिन गया है। विडंबना देखिए, इसका आभास तक नहीं। बेटियों के आंख में आंसू नहीं आए, लेकिन पूरा हिंदुस्तान रोया है आज। जनरल बिपिन रावत के लिए सभी की आंखें नम हो गई। जनरल की अंतिम यात्रा में जन सैलाब उमड़ा। जिंदगी ऐसी ही होनी चाहिए, जिंदा रहे तो नाम गूंजे, और शहादत के बाद पूरा देश कह रहा है, जनरल बिपिन रावत अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। इसी तरह से ब्रिगेडियर लखविंदर सिंह लिड्डर की बेटी, जिसने उनकी चिता को अग्नि दी। ब्रिगेडियर लिड्डर की बेटी आशना सिर्फ 17 साल की है, लेकिन आशना की बातों में उनके पिता जैसी बहादुरी और मुश्किलों से लड़ने का जज्बा पूरा देश सीख सकता है। ब्रिगेडियर लिड्डर की पत्नी गीतिका की हिम्मत को भी सलाम।
जो जीवन के सबसे बड़े दुख को बड़े धैर्य और संयम के साथ न केवल सहन कर रही हैं, बल्कि भविष्य की मुश्किलों और चुनौतियों का सामना करने के लिए भी तैयार है। यह बताता है कि अगर हमारी सेना मजबूत है, हमारे सैनिक देश पर सर्वस्व बलिदान करने का जज्बा रखते हैं, तो उसके पीछे एक बड़ी वजह सैनिकों का परिवार है, जो चट्टान की तरह उनके साथ खड़ा रहता है। सुनिए ब्रिगेडियर लीडर की बेटी और उनकी पत्नी ने आज क्या कहा, जिनकी बातों में न सिर्फ पिता और पति के बलिदान का गर्व है, बल्कि देश को हुए नुकसान की फिक्र भी है। He was larger than life, everybody knows that. मतलब आप देख ही रहे हैं कितने लोग फेयरवेल में आए। बहुत ज़्यादा अच्छा पर्सोना था उनका, बहुत दोस्त थे, बहुत प्यार बांटते थे। So probably that is why people are also mourning my loss. But we must give him a good farewell, a smiling send-off. I'm a soldier's wife. I have nothing more to say. उनके ऊपर जो तिरंगा लिपटाया गया था वो आज आपके हाथ में है, कितना गर्व महसूस कर रहे हैं आज देश के लिए? वो गर्व से ज़्यादा तो दुख है। लाइफ बहुत लंबी है हमें काटने के लिए, बट व्हाटएवर, अब अगर भगवान को यही मंजूर है तो फिर हम इसके साथ ही जिएंगे। दिस इज़ नॉट द वे वी वांटेड हिम बैक, बट इफ इट वाज नॉट टू बी देन आई डोंट नो। He was a very good father, very good father. My child will really miss him. So it's a big loss. जब घर से जा रहे तो क्या कुछ बातचीत हुई थी? कब तक वापस आना? बस कल वापस आना, अगले दिन आना था। तो देश के लिए वो शहीद हुए, किस तरह से याद करते हैं? क्या कुछ बातें याद आती हैं? सब कुछ याद आता है, बट जैसे मेरी मम्मी ने बोला कि I'm going to be 17, तो 17 years वो जो हमारे साथ थे, जितनी यादें उनको साथ लेके ही चल रहे हैं और अच्छी यादें ही साथ लेके चलेंगे। आई एम हैप्पी ही डिडंट हैव टू सफ़र। इट्स अ नेशनल लॉस। माय फादर, मेरे पापा हीरो थे, मेरे बेस्ट फ्रेंड थे, और अभी बहुत लोग हैं तो इतना गम महसूस नहीं हो रहा। जब लोग नहीं भी होंगे इतना गम महसूस नहीं होगा, क्योंकि वो इतने खुश मिजाज इंसान थे। और मे बी इट्स डेस्टिन्ड एंड बेटर थिंग्स विल कम आवर वे। थैंक यू। बुक भी आपने लिखी थी उसको लेकर, किस तरह से उन्होंने कहा था, किस तरह से जोश बढ़ते थे आपके बीच में पढ़ाई लिखाई को लेकर? और हाँ, मेरे पापा मेरे में ही नहीं, सब में जोश भरते थे, और सबसे बड़े मोटिवेटर थे वो मेरे। और मुझे याद है जब मैं 5 साल की थी, मैंने पापा को देख के एक बार बोला कि आप मेरी हर बात मानते हो ना, क्योंकि वो मेरी हर बात मानते थे। एंड आई एम स्कैर्ड बिकॉज आई वाज वेरी पैम्पर्ड बाय माय फादर। किसी अपने का जाना असहनीय होता है। वो परिवार है जिसने अपने को खोया है, लेकिन उसके बावजूद उस दर्द को, उस दुख को बाहर छलकाने के बजाय अपने अंदर थाम कर रखा और ये वायदा किया कि जो सुनहरी यादें उनके साथ रही थी, उन्हीं यादों के साथ आगे का वक्त भी वो बिताएंगे। हमारी सेना और सैनिकों के लिए देश में कितना सम्मान है, आज की तस्वीरें सी गवाह हैं। जनरल रावत की अंतिम विदाई में दिल्ली की सड़कों पर लोग थे, लोग नारे लगा रहे थे, आंख में आंसू थे, दिल में कसक भी थी, लेकिन नारे लगाने वाली हर आवाज में देश के इन वीरों की वीरता का फक्र था। इस भावना को सिर्फ शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। एक और तस्वीर आपको देखनी चाहिए। जनरल रावत की अंतिम यात्रा में कुछ युवा तिरंगा लिए आगे दौड़ रहे थे। जनरल रावत के लिए लोगों के मन में कितना सम्मान है, जनरल रावत के जाने से लोग कितना भावुक हैं, ये तस्वीरें उसी की गवाह हैं, जैसे अपने घर का कोई चला गया। इस तरह की भावुकता और सम्मान, इस तरह की तस्वीरें सिर्फ और सिर्फ देश के वीर सैनिकों के लिए ही देखने को मिल सकती हैं। जनरल बिपिन रावत कोई नेता नहीं थे, कोई अभिनेता नहीं थे, वो सैनिक थे। देश के लिए मर मिटने का जज्बा था, देश को मजबूत करने का इरादा था, देश के लिए समर्पण था, और इसलिए आज लोग उनकी अंतिम विदाई में सड़कों पर आ गए, उस पल का गवाह बनने के लिए। बात सिर्फ एक जगह की नहीं, पूरे देश में एक ही भावना है।
अगर दिल्ली में जनरल बिपिन रावत अमर रहें के नारे लग रहे थे तो दक्षिण के कोयम्बटूर में भी वीरों को सलाम करने वाले नारे लग रहे थे। कोयम्बटूर की एक तस्वीर आपको जरूर देखनी चाहिए और वो तस्वीर आपके जहन में हमेशा जिंदा रहनी चाहिए। जब क्रैश साइट से जवानों के पार्थिव शरीर एम्बुलेंस में लाए जा रहे थे, तब सड़क किनारे दोनों तरफ आम लोग खड़े थे, फूल बरसा रहे थे, वीरों की जय जयकार कर रहे थे, भारत माता की जय के नारे लग रहे थे। ये लोगों की भावना सैनिक कमाता है कि सैनिक के जाने से लोगों के दिल में कितना दर्द होता है। ये वो लोग हैं जो शायद सीडीएस को जानते भी ना, ये वो लोग हैं शायद उनमें से कई का सैनिकों से सीधा वास्ता ना हो, लेकिन फिर भी देश की सेना और सैनिकों के लिए सम्मान की जो भावना वो पूरे देश को जोड़कर रखती है। इन तस्वीरों से उन लोगों को सीखना चाहिए जो सेना के बारे में सोशल मीडिया पर कुछ भी लिखते हैं और कुछ भी बोल देते हैं। अब एक बड़ा सवाल यह है कि अगला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन होगा? जनरल बिपिन रावत की जगह कौन लेगा? जनरल रावत की जिम्मेदारियों और उनके प्रोजेक्ट को कौन पूरा करेगा? जनरल बिपिन रावत सबसे जरूरी प्रोजेक्ट में जुटे थे। वो प्रोजेक्ट क्या है? वो प्रोजेक्ट है थिएटर कमांड बनाने का प्रोजेक्ट। उसमें क्या संरचना है यह आपको समझाते हैं। अगर भारत में कुल मिलिट्री कमांड्स की बात करते हैं तो भारत में कुल मिलाकर के 19 मिलिट्री कमांड है। भारत में कुल 19 मिलिट्री कमांड है। इनमें से 7 आर्मी की कमांड है। जो 19 मिलिट्री कमांड है, इसमें 7 जो कमांड है वो आर्मी की कमांड है। इसके अलावा इसमें एयरफोर्स की 7 जो है वो 7 एयरफोर्स की कमांड है। इसके अलावा नेवी की इसमें 3 कमांड है। लेकिन ये सिर्फ 3 समूह नहीं जिनका कमांड बना। इसके अलावा एक है ट्राई सर्विस कमांड, उसको भी मैं यहां पर लिखता जाता हूं। ये है ट्राई सर्विस कमांड। ट्राई सर्विस कमांड आर्मी कमांड, एयरफोर्स कमांड और नेवी कमांड के साथ एक और है जो कि स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड। स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड क्या है ये आपको जानना जरूरी है, क्योंकि आर्मी के बारे में, नेवी के बारे में, एयरफोर्स के बारे में आप जानता होंगे, लेकिन ये ट्राई सर्विस कमांड में एसएफसी कमांड और क्या होता है ये भी आपको बताएंगे। ये वो कमांड है जिसके पास एटमी हथियार होते हैं। भारत का प्लान ये है कि 5 यूनिफाइड कमांड या थिएटर कमांड्स बनाए जाएं। मकसद यह है इसके पीछे का कि इससे बेहतर प्लानिंग और मिलिट्री रिस्पांस में मदद मिलेगी। इसके साथ साथ आपको बताते हैं कि इसका और फायदा क्या होगा। भविष्य में किसी युद्ध के लिए भी सेना के तीनों अंगों का तालमेल बेहद जरूरी होता है। हमारा दुश्मन चीन पहले ही ऐसी थिएटर कमांड बना चुका है, लिहाजा भारत के लिए भी बनाना बेहद जरूरी है। लेकिन ये जरूरत क्यों है ये आपको समझाना बहुत जरूरी है, ताकि आप भी समझ सकें कि अगर ये कोशिशें की जा रही हैं तो उसके पीछे की मंशा क्या है और ये कैसे फलीभूत होंगी, क्या इसका नतीजा निकलेगा। दरअसल चीन के साथ लगती हुई सीमा एलएसी की निगरानी चीन का वेस्टर्न थिएटर कमांड करता है, जिसमें एयरफोर्स शामिल है, तोप हथियारों के साथ रॉकेट रेजिमेंट भी शामिल है। थिएटर कमांड सेंट्रल मिलिट्री कमीशन को रिपोर्ट करता है। सेंट्रल मिलिट्री कमीशन चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के अधीन है। सबसे अहम बात यह है आपके जानने के लिए कि चीन पाकिस्तान में भी थिएटर कमांड के लिए मदद कर रहा है। चीन का सामना करने के लिए लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी एलएसी पर 3 आर्मी कमांड, जिसमें नदर्न कमांड, सेंट्रल कमांड और ईस्टर्न कमांड तैनात है। एयरफोर्स की भी तीनों कमांड रखवाली के लिए तैनात हैं। आर्मी और एयरफोर्स अपने चीफ को रिपोर्ट करते हैं और दोनों सेनाओं के जो प्रमुख हैं वो रक्षा मंत्री को रिपोर्ट करते हैं। सीडीएस बिपिन रावत ने यह पूरा प्लान बना लिया था। डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स जनरल बिपिन रावत के अधीन था। सीडीएस बिपिन रावत ने ट्राई सर्विस थिएटर कमांड का प्रस्ताव बनाया। सीडीएस बिपिन रावत ने तीनों सेनाओं को फाइनल प्रपोजल भेज दिया। उस प्रस्ताव पर 180 दिन के अंदर तीनों सेनाओं को जवाब देना था।
थिएटर कमांड में देरी की वजह से थल सेना और नौसेना थिएटर कमांड के प्रस्ताव पर सहमत है। एयरफोर्स ने अपने एसेट्स के बंटवारे पर कुछ आपत्ति जरूर जाहिर की। थिएटर कमांड बनने से फायदा क्या होगा? थिएटर कमांड बनने से हालांकि सेना प्रमुख की ताकत कम जरूर हो सकती है, लेकिन इसके कई फायदे भी हैं जो कि भारत को बॉर्डर के इलाकों में और ज्यादा मजबूती पहुंचाएंगे। थिएटर कमांड के लिए जनरल रावत ने ग्राउंड वर्क पूरा कर लिया था। प्रपोजल बनाकर तीनों सेनाओं के प्रमुखों को भेज दिया, जिस पर 180 दिन के अंदर उनको रिप्लाई करना था। जनरल रावत का कार्यकाल खत्म होने में 1 साल से ज्यादा का वक्त बाकी था और अब सरकार को जनरल रावत का उत्तराधिकारी तय करना होगा जो जनरल रावत के अधूरे प्रोजेक्ट को पूरा कर सके। सीडीएस की नियुक्ति का कोई तय फॉर्मूला नहीं। सूत्रों के मुताबिक कहा जा रहा है कि सरकार ने नए सीडीएस के सिलेक्शन की प्रक्रिया को भी शुरू कर दिया। और अब पाठशाला में एक और जरूरी क्लास, हेल्थ की क्लास। तो पाठशाला की हेल्थ की क्लास में ओमाइक्रॉन वेरिएंट का चैप्टर खुलेगा। कोरोना के इस वेरिएंट पर विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO की लेटेस्ट रिपोर्ट में क्या रेड अलर्ट है, ये बताएंगे आपको। ओमाइक्रॉन वेरिएंट पर वैक्सीन कितनी असरदार साबित हो रही है, ये आपको बताएंगे। आपको बताएंगे क्या बूस्टर डोज यानी तीसरी डोज ही इस वेरिएंट से लड़ने का इकलौता विकल्प है। ये सवाल हर किसी के मन में उठ रहे हैं, लेकिन आज की क्लास में हम आपको जो बताने जा रहे हैं उससे और कई गंभीर सवाल उठेंगे, क्योंकि सिंगापुर से बेहद चौंकाने वाली खबर सामने आई है कि कुछ केस में बूस्टर डोज भी ओमाइक्रॉन के संक्रमण से बचा नहीं पा रहे। सिंगापुर में ऐसे ही 2 केस मिले। पहला केस 24 साल की एक लड़की का है जो एयरपोर्ट में काम करती है। दूसरा केस जर्मनी से 6 दिसंबर को सिंगापुर आए 46 साल के एक व्यक्ति का है। इन दोनों में ओमाइक्रॉन का संक्रमण मिला। हैरानी की बात यह है कि इन दोनों को वैक्सीन की तीसरी डोज लग चुकी है। ओमाइक्रॉन का संक्रमण मिलने के बाद इन दोनों लोगों और इनके संपर्क में आए लोगों को 10 दिन के लिए आइसोलेट कर दिया गया है। 24 साल की लड़की के केस में उसे कोई लक्षण नहीं मिला था। एयरपोर्ट पर रेगुलर टेस्टिंग का प्रावधान है। रेगुलर टेस्टिंग हुई और रेगुलर टेस्टिंग में ही उस 24 साल की लड़की में ओमाइक्रॉन का वेरिएंट मिला। वो लड़की एयरपोर्ट पर ही काम करती थी। दूसरा जो केस मिला 46 साल के व्यक्ति का। 46 साल के संक्रमित व्यक्ति के केस में वो व्यक्ति RT-PCR टेस्ट में नेगेटिव निकला, लेकिन अगले दिन उसे कोल्ड, नाक बहने के लक्षण मिले, जो कि ओमाइक्रॉन के सामान्य लक्षण हैं, जिसके बारे में लगातार आपको हम बताते भी आ रहे हैं। कोल्ड और नाक बहने के लक्षण दिखे, जिसके बाद जब उसका फिर से टेस्ट किया गया तो उसमें जांच के बाद पता चला कि उसमें भी ओमाइक्रॉन वेरिएंट का संक्रमण है। ये जो 46 साल का व्यक्ति है जो कि RT-PCR टेस्ट में पहले नेगेटिव आया था, ये जर्मनी से सिंगापुर पहुंचा था और यहां पर पहले RT-PCR नेगेटिव रहा। अगले दिन लक्षण आए, अगले दिन लक्षण के बाद जांच की गई तो व्यक्ति पॉजिटिव मिला। यहां ध्यान देना चाहिए कि इन दोनों लोगों को बूस्टर डोज लग चुकी थी, यानी वैक्सीनेशन तो उनका पूरा हो ही चुका था। वैक्सीनेशन के बाद अब जो कहा जा रहा है कि बूस्टर डोज आपको लगवानी चाहिए, वो बूस्टर डोज भी इनको लग चुकी थी। यानी आपको ध्यान रखना चाहिए कि वैक्सीन कितनी जरूरी है, लेकिन चिंता यहां पर यह कि वैक्सीन लगने के बाद और बूस्टर डोज लगने के बावजूद भी ये दोनों संक्रमित हुए। यहां एक बात और आपको ध्यान रखनी चाहिए कि सिंगापुर वो देश है जहां सबसे ज्यादा टीकाकरण हुआ है। उसके टीकाकरण के आंकड़े आपको जानने बेहद जरूरी है। सिंगापुर की हम बात कर रहे हैं जहां ये ओमाइक्रॉन के नए दोनों केसेस मिले हैं, एक 24 साल की लड़की और एक 46 साल के व्यक्ति। फिलहाल 2 नए केस मिले हैं। अब 2 नए केस जो मिले हैं, इनके बावजूद भी वहां पर वैक्सीनेशन की रफ्तार क्या है, यह आपको जानना बेहद जरूरी है। सिंगापुर की कुल आबादी की बात कीजिए तो उसमें 96% लोग ऐसे हैं जिनको दोनों डोज लग चुकी हैं। यहां पर एक स्पेसिफिकेशन और मैं आपको देना चाहूंगा, वो 96% लोग वो हैं जो कि 18 साल से ज्यादा की उम्र के हैं। यानी 18 साल से ज्यादा की उम्र के 96% लोगों को दोनों डोजेज जो हैं वो सिंगापुर में लग चुके हैं। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण, यहां लगभग 29% लोग ऐसे हैं जिनको कि बूस्टर डोज भी लग चुकी है। ये सिर्फ 18 प्लस की हम लोग बात कर रहे हैं। फिलहाल 18 साल से ज्यादा के लोगों में
96% ऐसे हैं जिनको दोनों डोज लग चुकी हैं, 29% लोग ऐसे हैं जिनको की बूस्टर डोज लग चुकी है। यानी वैक्सीनेशन के मामले में सिंगापुर बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। उसके अलावा वहां 5 से 11 साल की जो एज ग्रुप है उसका भी वैक्सीनेशन शुरू होने वाला है। जिन्हें वैक्सीन लगी है वो ज्यादातर फाइजर की वैक्सीन है और मॉडर्ना की वैक्सीन। फाइजर मॉडर्ना की वैक्सीन लग चुकी है 96% लोगों को दोनों डोज और 29% लोगों को बूस्टर डोज भी लग चुकी है। 5 से 11 साल के जो लोग बच्चे हैं उनको भी वैक्सीनेशन का जो प्रोसेस है वो बहुत जल्द शुरू होने वाला है। इसी हफ्ते फाइजर ने दावा किया था क्योंकि शुरुआती लैब स्टडीज में पता चला कि ओमाइक्रॉन वेरिएंट से लड़ने के लिए वैक्सीन की तीसरी डोज की जरूरत पड़ सकती है। कंपनी में रिसर्च करने वालों ने बताया था कि नए वेरिएंट में ओरिजिनल वायरस की तुलना में वैक्सीन से मिली एंटीबॉडी 25 गुना कम हो जाती, इसलिए एक डोज अतिरिक्त होनी चाहिए, यानी कि बूस्टर डोज देकर के वैक्सीन से मिलने वाली सुरक्षा को पुराने स्तर तक पहुंचाया जा सकता है। यह वादा किया गया था फाइजर की तरफ से। इसी हफ्ते सिंगापुर में जो ज्यादातर लोगों को वैक्सीन लगी है वो मॉडर्ना वैक्सीन लगी है और फाइजर वैक्सीन लगी है। अब अगर बूस्टर डोज के बाद भी ओमाइक्रॉन का संक्रमण हो रहा है तो ये बहुत हैरानी की बात है और इससे उन सभी दावों पर सवाल उठता है जो ये कह रहे हैं कि ओमाइक्रॉन से बचने के लिए बूस्टर डोज देना जरूरी है। ओमाइक्रॉन के खतरे पर विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO की लेटेस्ट रिपोर्ट क्या कह रही है, यह भी आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। इस रिपोर्ट में कहा गया कि दक्षिण अफ्रीका, जहां सबसे पहले ओमाइक्रॉन के केस रिपोर्ट हुए थे, वहां नए मामले लगातार तेजी से बढ़ रहे हैं। इसी रिपोर्ट में कहा गया कि दक्षिण अफ्रीका में 29 नवंबर से 5 दिसंबर के बीच यानी लगभग 7 दिनों के अंदर 62,000 नए केस मिले हैं, जिससे पहले के हफ्ते से 111 गुना ज्यादा है। अब देखिए कितनी तेजी के साथ ये बढ़ रहा है। यहां पर 2 तथ्य तुलनात्मक तरीके से आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। एक्सपर्ट्स का एक बड़ा तबका है जो कह रहा है कि ओमाइक्रॉन प्राणघातक नहीं है, लीथल नहीं, लेकिन वहीं आंकड़े ये बता रहे हैं कि कितनी तेजी के साथ बढ़ रहा है। अभी आपको सिर्फ दक्षिण अफ्रीका का, जहां से इसका उदय हुआ, जहां से वायरस फैलना शुरू हुआ ओमाइक्रॉन वेरिएंट इसका, वहां के आंकड़े आपको बता रहे हैं। दक्षिण अफ्रीका में पॉजिटिविटी रेट यानी संक्रमण की दर नवंबर के पहले हफ्ते में 1.2% थी। दिसंबर के पहले हफ्ते में ये 22.4% पहुंच गई, यानी लगभग 21% दर बढ़ गई संक्रमण के फैलने। दक्षिण अफ्रीका के पड़ोसी देशों में भी हफ्तेवार तरीके से केसेस बढ़ रहे हैं। ये आपको बताते हैं कि कहां कहां केसेस बढ़ रहे हैं। इस वॉटनी में 1990% केस बढ़े हैं। अब देखिए मतलब किस तरीके से एकदम शूटअप है। ओमाइक्रॉन वेरिएंट के आने के बाद कोविड की रफ्तार किस तरीके से बढ़ रही है, यह महज उसकी नजीर है। साउथ अफ्रीका, जहां से इसका उदय हुआ, जहां से ओमाइक्रॉन वेरिएंट फैलना शुरू हुआ, उसके आसपास के देशों की आपको हालात बता रहे हैं। इस वॉटनी में 1990% लगभग 2000% केस बढ़े। जिम्बाब्वे की बात कीजिए, 1361% केस बढ़े हैं। मोजाम्बिक में 1207% केस बढ़े हैं। नमीबिया में 681% केस बढ़े हैं। लेसोथो में 219% केस बढ़े हैं। और ये वो केसेस काउंट किए गए जिनको गिना गया, जिनकी टेस्टिंग होने के बाद वेरीफाई हुआ है। अभी कई केसेस ऐसे भी होंगे जो रिपोर्ट नहीं हुए हैं। कुछ केसेस ऐसे भी हो सकते हैं जिनके सैंपल की जांच चल रही हो। कुछ केसेस ऐसे भी हो सकते हैं जिनमें लक्षण हो लेकिन नेगेटिव आ गए हो, जैसा कि सिंगापुर में मिले हुए 46 साल के व्यक्ति के साथ हुआ था। ये आपको इन टोटल आंकड़ा बताया हमने कि दक्षिण अफ्रीका के आसपास के देशों में ओमाइक्रॉन के आने के बाद जो कोरोना के मरीज हैं, कोरोना के जो पेशेंट्स हैं, वो कितनी तेजी के साथ बढ़ते जा रहे हैं, कितनी तेजी के साथ ये वायरस अपना वर्चस्व फैला रहा है, कितनी तेजी के साथ ये वायरस लोगों को अपनी चपेट में ले रहा है। ये उसका आंकड़ा भर है। ओमाइक्रॉन वेरिएंट मिलने के बाद अगर कोविड के केस बढ़ रहे हैं तो ये बहुत चिंता की बात है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये नए केस, ये नए कोविड केस हैं, ये गंभीर भी हो रहे हैं? WHO की रिपोर्ट में इसके बारे में भी बताया गया। WHO ने इन केसेस के बारे में क्या कहा? WHO ने कहा कि अभी लिमिटेड डेटा है, यानी कि बहुत कम हमारे पास जानकारी उपलब्ध है, जिसके आधार पर यह नहीं कहा जा सकता है कि ओमाइक्रॉन वेरिएंट के साथ
महामारी की गंभीरता में कोई बदलाव आया है या नहीं आया है। आप उदाहरण के तौर पर ये मोटे तौर पर मान के चलिए कि डेल्टा वेरिएंट भारत में जो था, जो दूसरी लहर में आया था, वो कितना प्राणघातक साबित हुआ था। उसके मुकाबले ओमाइक्रॉन प्राणघातक साबित होगा या नहीं होगा, इसके बारे में अभी कोई डेटा नहीं उपलब्ध ऐसा है, या बड़ा कोई ऐसा सैंपल साइज अब तक नहीं हो पाया है जिसके आधार पर यह तय किया जा सके। अभी सिर्फ इस बारे में विश्लेषण किया जा रहा है, इस बारे में रिसर्च की जा रही है। तो कुछ भी अभी साफ नहीं है कि उतना प्राणघातक है या नहीं है, लेकिन यह साफ है कि इसके बढ़ने की जो दर है वो बेहद तेज है। लेकिन यूरोप के 18 देशों में जो 212 कंफर्म ओमाइक्रॉन के केस मिले हैं, उनमें सभी में कोई लक्षण नहीं था या फिर बहुत धीमे लक्षण थे, बहुत माइल्ड लक्षण थे। दक्षिण अफ्रीका गंभीर टर्म मौजूदा परिप्रेक्ष्य में है, उसकी वजह बताते हैं। जिस वक्त डेल्टा वेरिएंट भारत में फैल रहा था, उस वक्त ये कहा जा रहा था किसी व्यक्ति को अगर एक बार ये वायरस का शिकार हुआ और व्यक्ति ठीक हो गया तो उसके अंदर इम्यूनिटी बढ़ जाती, एंटीबॉडीज बढ़ जाती हैं, उसके दोबारा इन्फेक्शन में आने का खतरा बहुत कम होता है और बहुत कम केसेस ऐसे हुए भी हैं। लेकिन ओमाइक्रॉन में इस केसेस की जो अभी तक स्टडी सामने आ पाई है, उसमें WHO खुद ये कह रहा है कि री इन्फेक्शन का खतरा इसमें बढ़ रहा है, यानी कि जो व्यक्ति एक बार संक्रमित हुआ वो वापस संक्रमित होने का जो खतरा है वो बढ़ रहा है, लेकिन अभी इसे कंफर्म करने की जरूरत है। WHO ने कहा कि अगर ओमाइक्रॉन डेल्टा वेरिएंट के जैसा ही गंभीर संक्रमण वाला है या उससे कम गंभीर भी है, इसके बावजूद ज्यादा लोग संक्रमित होंगे तो हॉस्पिटलाइजेशन का रेट बढ़ेगा। ये एक तथ्य दिया गया दक्षिण अफ्रीका में अस्पताल में भर्ती होने वाले की संख्याओं को बढ़ने के बारे में। ओमाइक्रॉन वेरिएंट से भारत को कितना खतरा है, यह जानना जरूरी है। इस पर भारत की वैक्सीन कितना काम करेगी, यह जानना जरूरी है। यहां बूस्टर डोज की जरूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी, इसका जवाब मिलना जरूरी है। आज संसद में स्वास्थ्य मंत्री ने ओमाइक्रॉन पर कई सवालों के जवाब दिए। पहले आप स्वास्थ्य मंत्री को सुन लीजिए क्या कहा। आज दुनिया में 59 कंट्री में ओमिक्रॉन वायरस पाया गया है और सारी जगह में, दुनिया में सभी जगह पे वैक्सीन उसके पर कितनी इफेक्टिव है, कोवैक्सीन हो या कोविशील्ड हो या फाइजर की वैक्सीन हो, कितनी है इफेक्टिव, उसके पर उसका वायरस को लेबोरेटरी में डेवलप करके स्टडी हो रहा है और इस स्टडी के आधार पर तय किया जाएगा कि कौन सी वैक्सीन कितनी इफेक्टेड है। कि देश में हमारे पास 2 एक्सपर्ट ग्रुप है, एक है नेगवाक और एक है इंटागी। वो दोनों ग्रुप, एक ग्रुप वो रिसर्च करता है वैक्सीन पर और अपना ओपिनियन देता है, एक ग्रुप इम्यूनाइजेशन कब करना है, कैसे करना है, उसके ऊपर एडवाइस करता है। ये दोनों ग्रुप साइंटिफिक ग्रुप है और उस दिन भी मैंने कहा था कि हमें पॉलिटिकल डिसीजन लेना है तो ये यहाँ ऐसी तैसी जो भी बहस कर सकते हैं, लेकिन हमें हमारा देश के साइंटिस्ट पर भरोसा है। दुनिया भी हमारे साइंटिस्ट की सलाह लेते हैं, जब हमारे साइंटिस्ट कहेंगे तब हम ये पॉलिसी को आगे बढ़ाएंगे। तो स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से साफ कर दिया गया कि इस मामले में लगातार जांच अभी चल रही है, सर्वे अभी चल रहा है, इन्वेस्टिगेशन अभी चल रहा है इस वायरस को लेकर। हमें अपने वैज्ञानिकों, अपने डॉक्टर्स के ऊपर विश्वास रखना चाहिए कि वो जो निर्णय लेंगे वो सही समय पर लेंगे और सही निर्णय लेंगे, तो आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है। जैसे ही एक्सपर्ट कमेटी के द्वारा या वैज्ञानिकों के द्वारा इस मामले में पॉलिसी को आगे लागू करने की बात की जाती है, तो वैसे ही सरकार तात्कालिक तौर पर इस पॉलिसी को लेकर के इस नए वेरिएंट के संबंध में सरकार आगे बढ़ेगी। तो नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल ने भी कहा कि फिलहाल सरकार का फोकस सेकेंड डोज देने पर है। 18 साल से ऊपर की उम्र के 84% लोगों को पहली डोज लग चुकी है, लेकिन अभी 49% आबादी को दोनों डोज मिली। इस आंकड़े को बढ़ाने की प्राथमिकता है। सेकेंड डोज में कोई देरी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ओमाइक्रॉन के आज 9 नए केस मिले। इनमें 2 नए केस गुजरात में, 7 नए केस महाराष्ट्र में मिले। देश में अब ओमाइक्रॉन के कितने केस आ चुके हैं यह आपको बताते हैं। देश में अब तक मिले कुल केसेस में महाराष्ट्र में 17 केसेस आ चुके हैं, राजस्थान में 9 केसेस आ चुके हैं, गुजरात में 3, कर्नाटक में 2 और दिल्ली में 1 केस दर्ज किया गया। कुल मिलाकर के देश भर में ओमाइक्रॉन के 32 केस दर्ज कर चुके हैं। राहत की बात हालांकि ये कि ओमाइक्रॉन के केस अभी भारत में ज्यादा तेजी के साथ नहीं बढ़ रहे हैं। इससे सरकार को तैयारी का मौका भी मिल रहा है, स्टडी करने का मौका मिल रहा है कि वैक्सीन इस वेरिएंट पर कितनी प्रभावी है।
क्या बूस्टर डोज दिया जाना चाहिए, और अगर बूस्टर डोज दिया जाएगा तो किन लोगों को और कौन सी वैक्सीन का बूस्टर डोज देना होगा, क्योंकि WHO ओमाइक्रॉन पर बूस्टर डोज की जरूरत बताता रहा है। WHO के वैक्सीन एक्सपर्ट ग्रुप ने कहा कि बूस्टर डोज की जरूरत उन्हें किन्हें आपको लिख के बताते हैं ताकि आपको याद रहे। बूस्टर डोज की लगातार बात होती रहती है। बूस्टर डोज के बारे में आप लोगों ने भी काफी सुना भी होगा। अब बूस्टर डोज लगनी तो चाहिए, लेकिन किन्हें लगनी चाहिए, ये $1,00,000 का सवाल है। ये सबसे बड़ा सवाल जिसकी जरूरत जानने की जरूरत आपको है। और ये कौन कह रहा है? ये जो कहा गया है वो WHO की तरफ से कहा गया, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन की तरफ से कहा गया। इसमें सबसे पहले वो लोग जो हैं जिनकी इम्यूनिटी जो है वो कमजोर है, यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है जिन लोगों की कमजोर है उनको बूस्टर डोज लगनी चाहिए, जो लोग बीमारी से लड़ नहीं पाते। दूसरे लोग कौन है? जिनकी किसी तरह की बीमारी है, जो लोग बीमार लोग हैं उनको बूस्टर डोज लगनी चाहिए। इसके अलावा जिन्हें इनएक्टिवेटेड वैक्सीन लगी है, अब ये इनएक्टिवेटेड वैक्सीन क्या है आपको ये भी समझाएंगे, लेकिन उससे पहले इनएक्टिवेटेड वैक्सीन जिन्हें लगी है उनको बूस्टर डोज लगने की प्राथमिकता है। दरअसल इनएक्टिवेटेड जो वैक्सीन है वो डेड वायरस से बनाई जाती है, जैसे भारत में कोवैक्सीन और चीन की साइनोवैक है। अगर किसी को ये लगी है, यानी भारत में जिन्हें कोवैक्सीन लगाई गई उन्हें बूस्टर डोज की जरूरत पड़ सकती है। या फिर उसके अलावा भारत में कोवैक्सीन की जो 14 करोड़ 38 लाख डोज लगाई जा चुकी है, उन 14 करोड़ 38 लाख लोगों को बूस्टर डोज की जरूरत पड़ सकती है। ये बात WHO की तरफ से साफ कही गई है। यह आंकड़ा भी बहुत महत्वपूर्ण है कि भारत में 14 करोड़ 38 लाख डोज कोवैक्सीन की लगाई गई। इसके आगे बढ़ते हैं कि अब इस मामले में राज्य सरकारें क्या क्या कर रही हैं और केंद्र सरकार की तरफ से क्या कदम उठाए जा रहे हैं। राज्य सरकारें अपने स्तर पर ओमाइक्रॉन संक्रमण रोकने के लिए तैयारी कर रही हैं। क्या तैयारी की जा रही है, कौन कौन से राज्य हैं, ये भी आपको बताते हैं। सबसे पहले बात महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में इंटरनेशनल ट्रैवलर्स को 15 दिन की ट्रैवल हिस्ट्री देना जरूरी होगा। घरेलू यात्रियों के लिए पूरी तरीके से वैक्सीनेटेड होना जरूरी होगा। उसके अलावा बॉर्डर सर्विलांस में सुधार किया गया है और जीनोम सीक्वेंसी पर जोर दिया जा रहा है। दूसरा राज्य कर्नाटक। यहां पर विदेशी यात्रियों का एयरपोर्ट पर ही RT-PCR टेस्ट किया जाएगा। उसके बाद 7 दिन तक होम क्वारंटीन में रहना उन यात्रियों के लिए अनिवार्य होगा। अस्पतालों में ऑक्सीजन और बेड की व्यवस्था बढ़ा दी गई। राजधानी दिल्ली में इंटरनेशनल ट्रैवलर्स को 14 दिन की ट्रैवल हिस्ट्री देना जरूरी होगा। यात्रियों को सफर से 72 घंटे पहले की नेगेटिव रिपोर्ट भी देनी होगी। अस्पतालों में ऑक्सीजन और बेड की व्यवस्था की गई। उसके अलावा उत्तराखंड में राज्य में आने वाले हर यात्री का टेस्ट किया जाएगा। लक्षण पाए जाने पर 14 दिन के लिए क्वारंटीन किया जाएगा। बॉर्डर्स पर रैंडम सैंपल लेकर के जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे जा रहे हैं। आंध्र प्रदेश की बात करते हैं। दक्षिण अफ्रीका और उसके आसपास से आने वालों पर नजर रखी जा रही है। नेगेटिव पाए जाने के बाद ही एयरपोर्ट से आप बाहर निकल सकते हैं। गोवा में नेगेटिव आने के बाद विदेशी यात्रियों को 7 दिन होम क्वारंटीन रहना अनिवार्य कर दिया गया है। केरल से आने वाले घरेलू यात्री 5 दिन के लिए होम क्वारंटीन होंगे। ये अलग अलग राज्य के स्तर पर जो चीजें की जा रही हैं ये आपको बताया। लेकिन नए ओमाइक्रॉन वेरिएंट से डरने की जरूरत क्यों नहीं, ये भी आपके लिए जानना जरूरी है, क्योंकि इससे री इन्फेक्शन की दर बहुत ज्यादा है। दक्षिण अफ्रीका में स्टेनलबॉश यूनिवर्सिटी ने एक रिसर्च की। उस रिसर्च में क्या कहा गया आपको बताते हैं, क्योंकि ये आंकड़े, ये रिसर्च आपके लिए जाननी बेहद जरूरी है। माफ कीजिएगा। इस रिसर्च में कहा गया है कि कोविड से रिकवर हुए 28 लाख लोगों पर यह स्टडी की गई है, क्योंकि सैंपल साइज बहुत ज्यादा मायने रखता है अगर आप वैश्विक स्तर पर कोई स्टडी करना चाहते हैं। ये जो जांच की जा रही है ये 28 लाख लोगों पर ये जांच की जा रही है। इन 28 लाख लोगों में जिन पर स्टडी की गई, इनमें 35,000 लोग दोबारा संक्रमित हुए।
35,000 लोग दोबारा संक्रमित हुए जिनको कि री इन्फेक्शन का खतरा है, और ये खतरा 3 गुना ज्यादा खतरा है। हालांकि जो आप इसका रेशो देखेंगे तो तकरीबन 1.5 से 2% के आसपास में वो लोग हैं जो कि दोबारा संक्रमित हुए हैं या जिनको दोबारा संक्रमित होने का खतरा है, लेकिन खतरा 3 गुना ज्यादा है। अब आप समझिए कि भारत में कोविड से अब तक कुल 3,40,00,000 से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं, इसलिए खतरा हमारे यहां बड़ा है क्योंकि सैंपल साइज बड़ा है। उसी के आधार पर अगर इसी रेशो में देखा जाए तो हमारे यहां मरीज री इन्फेक्शन वाले और ज्यादा हो सकते हैं। कोविड से ठीक होने वाले भी ओमाइक्रोन वेरिएंट की चपेट में आ सकते हैं और री इन्फेक्शन की रफ्तार बहुत ज्यादा है, इसलिए सावधान रहने की जरूरत है। और अब तक जो आप नियम कायदे फॉलो करते आए थे उन तमाम नियम कायदों को फॉलो करने की जरूरत है। हालांकि अभी तक इसके खतरनाक होने के संकेत नहीं मिले। दक्षिण अफ्रीका मेडिकल रिसर्च काउंसिल की रिपोर्ट सामने आई। रिपोर्ट को दक्षिण अफ्रीका के डॉक्टर फरीद अब्दुल्ला ने बनाया। डॉक्टर फरीद ने अपनी रिपोर्ट में क्या कहा ये बताते हैं आपको। डॉक्टर फरीद ने 42 मरीजों की स्थिति का आकलन किया। 42 में से 29 मरीजों को सांस लेने में कोई तकलीफ नहीं हो रही थी। केवल 13 कोविड मरीजों को ऑक्सीजन दी जा रही थी। इनमें से 4 मरीजों को गैर कोरोना कारणों से ऑक्सीजन दी गई। 42 में से केवल 1 मरीज को आईसीयू में भर्ती करना पड़ा। पिछले 2 हफ्ते में 106 कोविड मरीज आईसीयू में एडमिट हुए। उनमें से ज्यादातर को दूसरी बीमारियों के चलते ऑक्सीजन दी गई। अस्पताल में मरीजों के ठीक होने का समय भी कम हुआ। नवंबर में 3 दिन में कोविड मरीज डिस्चार्ज हो रहे हैं। इससे पहले 18 महीने तक जो डिस्चार्ज का टाइम था वो 9 महीने का था। उसके आप और हम सभी गवाह भी रहे। लेकिन ओमाइक्रोन का संक्रमण भले ही गंभीर ना हो, लेकिन सावधानी रखने में लापरवाही नहीं होनी चाहिए। नीति आयोग के सदस्य जो है वीके पॉल, उन्होंने आज बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि देश में मास्क का इस्तेमाल कम होता जा रहा है, लोग लापरवाह हो रहे हैं। जिस तरह से लोग मास्क लगाने में लापरवाही कर रहे हैं उससे बड़ा खतरा पैदा हो सकता है कि कोरोना से बचने के लिए मास्क और वैक्सीन दोनों जरूरी है। इस बात का ध्यान सबको रखना होगा और जो आज पाठशाला में हैं उनको भी खास तौर पर रखना होगा। पाठशाला में बात होगी हिस्ट्री की क्लास की। तो मुगल सीरीज में हम आपको अकबर का चैप्टर बता रहे थे। आगे बढ़ने से पहले पिछली क्लास का एक बार रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि रिवीजन आप करते रहते हैं तो आपको चीजें याद रहती हैं। हल्दी घाटी के मैदान में अकबर और महाराणा के बीच युद्ध हुआ। युद्ध में महाराणा प्रताप ने अद्भुत वीरता का प्रदर्शन किया। महाराणा की तलवार से मुगल सैनिक कांप रहे थे। चेतक पर बैठकर महाराणा भयंकर युद्ध कर रहे थे। महाराणा का हाथी राम प्रसाद भी मुगलों को परेशान कर रहा था, लेकिन संख्या में ज्यादा होने के चलते मुगल भारी पड़ रहे थे। उसके बाद क्या हुआ वो आपको अब बताते हैं। महाराणा प्रताप की वीरता से मुगल खेमे में हड़कंप मच चुका था। इतिहासकारों के मुताबिक हल्दी घाटी का युद्ध 4 घंटे तक चला था। इतने समय में ही राजपूतों के युद्ध कौशल से अकबर की सेना परेशान हो गई। हल्दी घाटी में महाराणा प्रताप और चेतक अलग ही दिख रहे थे। युद्ध में महाराणा प्रताप और चेतक ने भारी तबाही मचाई हुई थी। मुगल सैनिकों के पास महाराणा की कोई काट नहीं थी। युद्ध जीतने के लिए महाराणा को काबू करना जरूरी था। मुगल सैनिकों ने महाराणा को चारों तरफ से घेरा। महाराणा के मुकुट को देखकर मुगल हमला कर रहे थे। युद्ध करते हुए महाराणा प्रताप बुरी तरह घायल हुए। राजपूत सैनिकों ने महाराणा को बचाने की योजना बनाई। झालामान नाम के एक सरदार ने महाराणा का मुकुट पहन लिया। मुगल सैनिक झालामान को महाराणा समझकर हमला करते थे। झालामान ने महाराणा का मुकुट पहन लिया और उनसे युद्ध भूमि से जाने के लिए कहा। महाराणा चेतक पर बैठकर सुरक्षित स्थान पर चले गए। स्वामी भक्त झालामान ने महाराणा को बचाने के लिए अपने प्राणों का बलिदान कर दिया। यह है वीरता की शौर्य गाथा। हल्दी घाटी से घायल महाराणा प्रताप अपने घोड़े चेतक पर बैठकर पहाड़ों की तरफ निकल गए। कुछ मुगल सैनिक महाराणा के पीछे लग चुके थे। चेतक पर बैठे महाराणा अचेत होने लगे थे। तभी रास्ते में एक पहाड़ी नाला आया। इतिहासकारों के मुताबिक वो नाला 26 फीट गहरा था। चेतक ने महाराणा को बचाने के लिए नाला पार किया। पीछे आ रहे मुगल सैनिक नाला पार नहीं कर पाए। नाला पार करने के बाद चेतक की रफ्तार कम होने लगी। उसी समय महाराणा का भाई शक्ति सिंह वहां आ गया।
अपने भाई को घायल देखकर शक्ति सिंह रोने लगा। युद्ध में शक्ति सिंह मुगलों की तरफ से लड़ रहा था। शक्ति सिंह ने महाराणा को पेड़ के नीचे बैठाया, उनको पीने के लिए पानी दिया। शक्ति सिंह ने महाराणा से अपनी गलती के लिए माफी मांगी, जिसके बाद महाराणा ने अपने भाई को माफ भी कर दिया। महाराणा प्रताप का चेतक हल्दी घाटी से उनको सुरक्षित निकाल लाया था। पहाड़ी नाला भी पार कर लिया, लेकिन इस दौरान चेतक बुरी तरह से घायल हो गया। महाराणा अब मुगलों से बहुत दूर थे, सुरक्षित थे। नाला पार करते समय चेतक बेहद घायल हो गया था। महाराणा प्रताप के उतरते ही चेतक गिर पड़ा। महाराणा ने चेतक का सर अपनी गोद में रखा और आखिरकार घायल चेतक ने अपने प्राण त्याग दिए। चेतक की मृत्यु से महाराणा की आंखों में आंसू आ गए। शक्ति सिंह ने महाराणा प्रताप को दिलासा दिया। महाराणा प्रताप ने उसी जगह चेतक की समाधि बनाई। चेतक की मृत्यु से महाराणा प्रताप बेहद दुखी थे। चेतक जैसा घोड़ा कोई और नहीं था। कहा यह जाता है कि चेतक के आगे हाथी की सूंड लगाई जाती थी, जिससे दुश्मन भ्रमित हो जाए। आज भी राज बसंत के हल्दी घाटी गांव में चेतक की समाधि बनी हुई है। महाराणा प्रताप हल्दी घाटी के मैदान से निकल गए थे। 4 घंटे की युद्ध में इस बात का फैसला नहीं हो पाया कि कौन जीता। अभी तक यह माना जाता था कि हल्दी घाटी का युद्ध मुगलों ने जीता, लेकिन यह पूरी सच्चाई नहीं है। यह आप ध्यान रखिएगा कि अभी तक ये कहा जाता था, कई लोग कहते भी थे कि हल्दी घाटी का युद्ध मुगलों ने जीता, लेकिन यह पूरी सच्चाई नहीं है। महाराणा प्रताप पर रिसर्च करने वाले प्रोफेसर चंद्रशेखर के मुताबिक हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की जीत हुई थी। 16वीं सदी के लैंड रिकॉर्ड्स का आकलन किया गया। 18 जून 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ। युद्ध के 1 साल बाद महाराणा ने जमीन बांटी थी। तांबे की प्लेटों पर अंकित भूमि अधिकार पत्र सौंपे थे। प्लेट्स में एक लिंगनाथ के दीवान के दस्तखत भी हैं। उस समय जमीन देने का अधिकार केवल और केवल राजा को था। इस बात से साबित होता है कि महाराणा की जीत हुई थी। पुराना इतिहास पढ़ाया गया, बताया गया, उसको भूल जाए। कुछ इतिहासकारों का यह भी मानना है कि हल्दी घाटी के युद्ध में किसी की जीत नहीं हुई। महाराणा युद्ध के मैदान से हट गए, जिससे मुगलों ने मान लिया कि राजपूत हार गए, लेकिन ऐसा था नहीं। मेवाड़ पर मुगलों का कब्जा नहीं हो पाया था। हालांकि कुछ इलाकों पर मुगलों ने कब्जा जरूर किया था, लेकिन पूरा मेवाड़ उनके अधीन नहीं हो पाया था। महाराणा प्रताप ने किस तरह से मुगलों से लड़ाई जारी रखी और कैसे मुगलों के जीते हुए इलाकों पर फिर कब्जा किया, यह आपको हिस्ट्री की अगली क्लास में बताएंगे, जब पाठशाला में आपसे दोबारा मुलाकात हो। नमस्कार।